हेलो, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्या है ये क्वेश्चन। टू बॉडीज ए एंड बी हैव थर्मल एमिसिविटीज। तो थर्मल एमिसिविटी दी हुई है दो बॉडीज की। एप्सिलॉन ए दिया हुआ है 0.01 और एप्सिलॉन बी दिया हुआ है 0.81। क्या होती है एमिसिविटी? एमिसिविटी का मतलब क्या है? एमिसिविटी का मतलब है कि टोटल एमिशन पावर ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। दोनों बॉडीज के कंपैरिजन का जो रेशियो होता है ना, एमिसिव पावर, राइट, उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। या तो ऐसा भी कह दो कि एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी टू दैट ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी फॉर द गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन एमिसिविटी। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बोथ द बॉडीज आर सेम। तो दोनों के एरिया सेम दिए हुए हैं। द टू एमिट्स द सेम टोटल रेडिएटेड पावर। तो ये एक चीज दी हुई है कि भाई पावर एमिटेड बाय ए इज इक्वल्स टू पावर एमिटेड बाय द डी, राइट। यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम ए का और बी का सेम दिया हुआ है। फिर द वेवलेंथ लैम्बडा बी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी in the radiations B is shifted from the wavelength lambda A, right। तो lambda B जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलती है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन में से हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई लैम्बडा बी इंटू टेम्परेचर बी इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए इंटू टेम्परेचर ए। सो लैम्बडा बी corresponding to the maximum intensity in the radiation from A by 1 micrometer if the temperature of the A is given as। तो टेम्परेचर ऑफ द ए हमको दिया हुआ है 5802 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द बी हमको ढूंढना है, राइट। एंड द वेवलेंथ ऑफ द बी, लैम्बडा बी भी हमको ढूंढना है। तो एक ये डेटा दिया हुआ है और एक ये डेटा दिया हुआ है। दोनों डेटा को यूज करके फाइनली हमको ये ढूंढकर बताना है। तो कैसे ढूंढेंगे? एक तो जो फॉर्मूला दिमाग में आता है वो ये वाला है कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4, और एमिसिविटी दी हुई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। स्टीफान्स लॉ है ये। सो स्टीफान्स लॉ को यूज करके टेम्परेचर हम बी का ढूंढ सकते हैं, है ना। दोनों ये दोनों इक्वल करके दिया हुआ है। तो दोनों की एनर्जीज पर यूनिट टाइम और एरिया भी सेम है, तो E1, राइट, सिग्मा तो कांस्टेंट है, और T1 या तो TA लिख दो, TA एप्सिलॉन ए पावर 4 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बी सिग्मा TB का पावर 4। सिग्मा सिग्मा कैंसल, मुझे ढूंढना है TB, है ना। तो TB मुझे इससे मिल जाएगा। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। TB को सब्जेक्ट बनाना है, TB टू the power 4 will be epsilon A epsilon B TA to the power 4। TB will be equal to fourth root of epsilon A की वैल्यू 0.01, 0.81 और TA। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ 1/81, ये आ जाएगा 1/3 इंटू TA की वैल्यू दी हुई है 5802, 3 से कट होगा, 1934 केल्विन। ये टेम्परेचर ऑफ द बी आ गया, सिंपल।
और अब मुझे ढूंढना है लैम्बडा बी, है ना। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला इक्वेशन यूज करेंगे। लैम्बडा बी विल बी इक्वल टू लैम्बडा ए टी ए अपॉन टी बी। लैम्बडा ए कितना दिया हुआ है, लैम्बडा ए करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ए बाय 1 माइक्रोमीटर। यहाँ पर डायरेक्टली भी देखो लैम्बडा ए लैम्बडा बी नहीं दिया हुआ है। इस सेंटेंस को समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहता है ये सेंटेंस कि द वेवलेंथ लैम्बडा बी corresponding to the maximum intensity in the radiation from the B is shifted from the wavelength A, right, is shifted from the wavelength A corresponding to the maximum intensity in the radiation from A by 1 माइक्रोमीटर। मतलब लैम्बडा बी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है लैम्बडा ए से। सो लैम्बडा बी जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ना लैम्बडा ए से, ये दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। ये दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। सो इसको यूज करके सिंप्लीफाई करना है। राइट, इस चीज को यूज करते हैं हम। तो मुझे ढूंढना है लैम्बडा बी, राइट। तो मैं लैम्बडा ए को सब्स्टिट्यूट करूंगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ए इज फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बी एंड द वेवलेंथ ऑफ द बी। तो मुझे लैम्बडा बी ढूंढना है। तो लैम्बडा बी ढूंढना है और ये 1 माइक्रोमीटर। सो इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये सही है। हमको ढूंढना है लैम्बडा बी। तो लैम्बडा बी टी बी विल बी इक्वल टू लैम्बडा ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लैम्बडा बी -1, और दोनों रेशियो टाइप ही है तो इसमें हमको लेने की जरूरत नहीं है कोई यूनिट्स। लैम्बडा बी को सब्जेक्ट बनाओ। लैम्बडा बी टी बी इज इक्वल्स टू टी बी इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी को इधर डिवाइड कर दो 1 - 1 अपॉन लैम्बडा इंटू टी ए। टी बी बाय टी ए will be equal to 1 - 1 upon lambda। 1 upon lambda will be equal to 1 minus TB by TA, है ना। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो लेट्स सी 1 upon lambda will be 1 minus TB कितना ढूंढा हमने 1934, और TA दिया हुआ है 5802 केल्विन, 02 केल्विन। सो इसको डिवाइड करते हैं। जीरो 0.333 0.67 1.49। सो लैम्बडा बी मिलेगा 1.49 माइक्रोमीटर। ये आ गई वेवलेंथ ऑफ बी 1.49 माइक्रोमीटर। सही जवाब है ये, राइट। तो इसमें दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक ये वाला है, राइट, स्टीफान्स लॉ, और दूसरा वाला ये है वेन्स लॉ। ये दो लॉस को कंबाइन करके सम किया। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं।
क्या है? द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब लैम्प हैज ए लेंथ ऑफ 0.25 मीटर and a diameter of 6 into 10 power minus 5 meter. The power rating of the bulb is 100 watt. If the emissivity of the filament is 0.8, estimate the study temperature of the filament. कैसे ढूंढोगे? स्टीफान्स कांस्टेंट देकर रखा हुआ है। सो स्टीफान्स कांस्टेंट देकर रखा हुआ है तो हम स्टीफान्स लॉ ही यूज करेंगे, राइट? क्या कहता है स्टीफान्स लॉ? एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा T4 और एप्सिलॉन दे रखा है तो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देना है। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट? और इन सब में से हमको T को सब्जेक्ट बनाना है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हमको पता है 100 जूल्स पर सेकेंड होता है, तो 100। और एरिया कैसे मिलेगा मुझे? एरिया ऑफ द फिलामेंट पाई इंटू लेंथ इंटू डायमीटर। ये एक चीज, नई चीज ध्यान रखो। टंगस्टन फिलामेंट है, फिलामेंट ऐसा होता है, राइट? तो लेंथ इंटू डायामीटर जो है इसका, थिकनेस कह दो, डायामीटर कह दो, ऐसे मिलेगा। एप्सिलॉन पता है मुझे 0.8, सिग्मा दिया हुआ है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 और टी ढूंढना है मुझको। इधर थोड़ा बहुत हम सुलझा देते हैं। 0.8 इंटू 5.67 तो 4.536। 100 अपॉन 3.14 इंटू लेंथ इज 0.25, डी इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 4.536 इंटू 10 पावर माइनस 8 टी टू द पावर 4। और आगे सॉल्व करें। 3.14 इंटू 0.25 इंटू 6 कितना आया? 4.71। सो 100 अपॉन 4.71, 10 टू द पावर माइनस 5, 4.536 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टी टू द पावर 4। 100 अपॉन, ये नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और माइनस 8, माइनस 13, है ना? अब इसका फोर्थ रूट ढूंढना है। इसका फोर्थ रूट ढूंढेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। सो इसका फोर्थ रूट ढूंढने के लिए एक जीरो में हटा दूंगा सो दैट 10 टू द पावर माइनस 12 का फोर्थ रूट इजीली मिल जाए। 1000 अपॉन 21.36, ये मुझे मिलता है 46.81। इसका फोर्थ रूट ढूंढना है और ये प्लस 12 और उसका फोर्थ रूट करूंगा तो 10 टू दी पावर 3। 4681 का स्क्वायर रूट मिला 2.6157 इंटू 10 टू दी पावर 3। सो 2615.7 केल्विन, ये टेम्परेचर आ गया फिलामेंट का। फिर नेक्स्ट, ए blackened metal sphere of the radius 7 centimeter is enclosed in an evacuated chamber. So थोड़ा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसा इवैक्यूएटेड चैम्बर है और इसी इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर ये हमारा है। तो ये इसका रेडियस दिया हुआ है मुझको, ये लेट से ए है, ये बी है, तो ए का रेडियस दिया हुआ है और ए एनक्लोज्ड है, मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टी बी जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर एट व्हाट रेट द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द स्फीयर सो एज टू कीप इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सिग्मा की वैल्यू केल्विन के टर्म्स में है तो इन सबको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 273 करेंगे
400 केल्विन और इसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 केल्विन। सिग्मा दिया हुआ है तो वही हमारा स्टीफान्स लॉ यूज करेंगे। इक्वेशन लिख देते हैं पहले, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर 4, है ना, पर इसमें कैसा है कि ये मेटल स्फीयर जो अंदर वाला है, ये वाला स्फीयर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है और बी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सो ई ए माइनस ई बी हम करेंगे, एनर्जी एमिटेड बाय द ए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बी, राइट। और इन दोनों के डिफरेंस से हमको मिलेगा कि कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है। मतलब ए एनर्जी छोड़ेगा, बी एब्जॉर्ब करेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ई ए माइनस ई बी, वो हमको हेल्प करेगा, मतलब जो एनर्जी लॉस हो रही है वो हमको हेल्प करेगा कि जो एनर्जी लॉस हो रही है वो हमें सप्लीमेंट करनी है। एट व्हाट रेट द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, तो जो लॉस हो रहा है ना एनर्जी का, वही हमको सप्लाई करना है। ए रेडिएट करेगा, बी एब्जॉर्ब करेगा, सो ई ए माइनस ई बी, तो वो हो जाएगा सिग्मा एरिया पर यूनिट टाइम बोला हुआ है तो टाइम तो इधर ही रह जाएगा, एरिया इधर ले जाएंगे, सिग्मा टी ए टू द पावर 4 माइनस टी बी टू द पावर 4। सो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आर स्क्वायर यानी 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सिग्मा 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, टी ए 400 का पावर 4, टी बी 300 का पावर 4। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 5.7, 877.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 8, और ये इसमें से 100 कॉमन निकालेंगे यानी 10 टू द पावर 2 कॉमन निकालेंगे, 10 टू द पावर 2 कॉमन निकालेंगे, उसका पावर 4 यानी 10 टू द पावर 8 कॉमन आएगा। सो अब सिर्फ बचा 4 का पावर 4, कितना हो जाएगा वो, 256, और 3 का आएगा 81, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, यस ठीक है, ये कैंसल, ये पावर में -4 है यानी 0.0877, 256 माइनस 81, 175। तो आंसर आना चाहिए 0.0877 इंटू 175, सो 15.34 गलत जवाब है, ये जवाब तो नहीं आ रहा है, कुछ गलती हुई है कैलकुलेशन में। हाँ गलती तो हुई है ना, हमको यहाँ पे सरफेस एरिया लेना है, सरफेस एरिया लेना है तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, सो 4 मल्टीप्लाई करना रह गया, मल्टीप्लाई बाय 4, 61.36 वॉट, इतनी एनर्जी देते हुए रहनी पड़ेगी। समझ में आया, जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है ना, अब इसमें एनर्जी लॉस क्यों लिया है हमने, ए एनर्जी दे रहा है, देते ही रहेगा ऐसा नहीं है, बी एब्जॉर्ब करके वो भी एनर्जी रिलीज करेगा, बट ये दे रहा है, ये एब्जॉर्ब करके रिलीज कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है, तो उतना लॉस हमें सप्लीमेंट करके देना है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए बॉडी which has a surface area of 5 centimeter square and a temperature of 727, एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 727 प्लस 273,000 केल्विन, रेडिएट्स 300 जूल्स ऑफ एनर्जी,
ईच मिनट डिवाइड बाय 60 सेकेंड, सो जूल्स पर सेकेंड हो गया ये, तो इसको हम एनर्जी नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पावर। व्हाट इज द एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, स्टीफान्स कांस्टेंट दे के रखा है, तो वंस अगेन हम लोग यहाँ पे स्टीफान्स लॉ यूज करेंगे। क्या कहता है स्टीफान्स लॉ, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम ये तो हमको दे के रखा हुआ है 300/60, तो ये हो जाएगा 5। सो लिख दो 5, ई बाई टी की वैल्यू मुझे मिल गई 5। एरिया दिया हुआ है मुझे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन ढूंढना है, सिग्मा को भी मैं इस तरफ ले लेता हूं, तो वो हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁸, राइट। और टी टू दी पावर 4 यानी ऑलरेडी 10⁻³ था और उसका पावर 4, तो ये आएगी उसकी एमिसिविटी। सब कुछ डेसिमल पॉइंट में ही आनी चाहिए और हमेशा एमिसिविटी 0 से 1 के बीच में ही रहती है। सो 5 तो कैंसल हो जा रहा है, 4 3 12 और 8 और 4 12, ये भी कैंसल हो जा रहा है, तो बचा सिर्फ 1/5.67। सो 1 डिवाइडेड बाय 5.67, 0.176 ये एमिसिविटी आ गई। क्या यूनिट होगा एमिसिविटी का? एमिसिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है ना, वो रेशियो है, मैंने यहाँ पर अभी बताया कि एमिसिविटी इज ए रेशियो ऑफ emissive power of the body at given temperature to that of the emissive power of the black body at the given temperature। गिवन टेम्परेचर जरूरी है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे कंपेयर करेंगे तो एमिसिविटी नहीं मिलेगी। 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर वाला सम कि भाई स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन टेम्परेचर 6050 हैज ए मैक्सिमम एट। अब देखो मैक्सिमम वेवलेंथ जब भी आती है ना, तब ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज कर लो, राइट। तो 9506 एमस्ट्रॉन्ग है, तो क्या आएगा? तो सिंपल ही है, लैम्बडा एम हम ले लेते हैं 6050, तो करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर है 4। लैम्बडा एम अगर 4753 एंगस्ट्रॉम है तो टेम्परेचर है 6050, और अगर वेवलेंथ 9506 है तो टेम्परेचर कितना होगा? तो टेम्परेचर टी 4753 मल्टीप्लाइड बाय 6050 डिवाइडेड बाय 9506। सो अप्रोक्सीमेटली करना चाहो तो भी इसको कर सकते हो। कैसे? कुछ ऐसे। क्या करूंगा मैं इसमें? अगर इसमें मुझे अप्रोक्सीमेशन यूज करना है तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये 4.8 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻³। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ 5, इसको लिख देता हूँ 6, इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। सो 6 5 33,000 केल्विन, ये अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो चलो अब अगर हम परफेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो क्या आता है वो देखते हैं। 4753 मल्टीप्लाइड बाय 6050 डिवाइडेड बाय 9506 3025। देखो कितना क्लोज है आंसर। सो अप्रोक्सीमेशन मतलब कैलकुलेटर पे डिपेंडेंसी खत्म कर सकता है। सीबीएसई वालों के लिए तो वैसे भी अलाउड है नहीं, सो अप्रोक्सीमेशन मेथड बेस्ट काम करता है। और वैसे भी जेडबलई नीट में भी अलाउड नहीं है, तो हम ऐसे अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट मस्ट बी द क्वांटिटी ऑफ द हीट दैट शुड बी सप्लाइड to the gas for the volume to be doubled? तो Q is equals to number of moles
अब देखो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं ले सकते क्योंकि हमको जो स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है ना कैलोरीज पर ग्राम्स के टर्म्स में दी हुई है, तो यहाँ पर हमको mc डेल्टा थीटा ही लेना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे डेल्टा थीटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, वो भी हमको ढूंढना पड़ेगा T2। चलो इसको पहले थोड़ा सा सुलझा तो लेते हैं। जो भी हमारे पास है, मास कितना हो जाएगा, 2 मोल और 1 मोल, राइट, O2 यानी 32, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.218 कैलोरीज पर ग्राम केल्विन। और डेल्टा थीटा के बारे में मुझे अभी तो कोई आइडिया नहीं है। एक थीटा मुझे पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में है तो 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर मुझे नहीं पता है, तो उसको ढूंढने के लिए मैं PV इज इक्वल्स टू nRT का यूज करता हूँ। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया है तो ये V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2। कौन सा लॉ है ये, चार्ल्स लॉ। तो V1 अगर V है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। T1 दिया हुआ है 273 केल्विन, तो T2 हमको मिल जाएगा, VV कैंसल, T2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 273 546 केल्विन। अब हम Q ढूंढ सकते हैं, तो 64 इंटू 0.218 इंटू डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 546 माइनस 273, तो 273 केल्विन आएगा। स्टेप्स करने के बाद थोड़ा चेक कर लिया करो कि कुछ गलती ना हो जाए। इसको भी सेम अप्रोक्सीमेशन से करो, बट जहां मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 2 डिजिट का 3 डिजिट का तो कर लो, वहां अप्रोक्सीमेशन मत करो। 2-3 डिजिट तक मत करो, 2-3 डिजिट के ऊपर जाता है तो फिर कर लो। 3808.89 कैलोरीज, इतनी कैलोरीज देनी पड़ेगी, राइट, सो दैट वॉल्यूम डबल हो जाए, जो भी गैस थी उसका वॉल्यूम डबल हो जाए। फिर फ्रॉम व्हाट हाइट should a piece of ice fall so that it melts completely? Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. So जो कह रहे हैं ना, वो कहने का मतलब ऐसा है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, the potential energy will get converted into the heat energy Q. बट जो भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, वो सिर्फ 1/4 ही हीट प्रोड्यूस करेगी, मतलब एफिशिएंसी 1/4 ही दी हुई है, 1/4। सो ये कंसेप्ट है। सो इसको यूज करके सॉल्व करें तो mgh इज इक्वल्स टू m, कितना बर्फ पिघल जाएगा। तो मास पे तो डिपेंडेंसी नहीं है, कितनी हाइट से गिरना है। L की वैल्यू दी हुई है 336000, उन लोगों ने 3.4 दिया है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी है, चलेगा। G की वैल्यू है 10 इंटू 4 40, सो 0 0 कैंसल, 4 से कैंसल आउट करे तो 8 4 32, 4 4 16, 00, सो 8400 मीटर्स, इतने मीटर्स से गिरना चाहिए। नहीं, कुछ गलत हुआ है, इधर डिवाइड बाय 4 आएगा, ये गलत लिखा है मैंने। क्या बोला, ओनली क्वार्टर, ओनली क्वार्टर, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइस। तो ये जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा ना, उसमें से डिवाइड बाय 4 ही काम में आने वाली है। तो इस तरफ 4 आएगा, उस तरफ नहीं। तो ये एम कैंसल, हाइट ढूंढनी है, हाइट विल बी इक्वल टू L इंटू 4/G, 336000 इंटू 4/10, सो 00 13400 मीटर, यानी ये हो गया 134.4 किलोमीटर। इतनी हाइट से बर्फ गिरेगी, राइट। अब कितनी भी बर्फ हो, मास पे तो डिपेंडेंट नहीं है, पर इतने ऊपर से तुम इतना सा टुकड़ा फेंको या इतना बड़ा टुकड़ा फेंको, वो पूरा पिघल ही जाएगा।
फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो भी कंसीडर कर लिया है। फिर नेक्स्ट है ए बॉल ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर आफ्टर द कॉलिशन राइजेस अप टू द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, assuming that 40% of the mechanical energy lost goes as a thermal energy into the ball। so सिंपल सवाल है, गेंद फेंकी है, टकरा के वापिस आई है, तो एनर्जी लॉस तो हुआ है। सो एनर्जी लॉस कितना हुआ है, एम जी, राइट। 2 मीटर से फेंकी थी और वो 1.5 मीटर तक ऊपर वापिस गया, तो आई और गई, तो ये जो डिफरेंस है ना कि 2 मीटर से फेंकी थी, अगर 2 मीटर तक पूरी की पूरी ऊपर आती तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं था, पर वो 2 मीटर की जगह पर ओनली 1.5 मीटर तक ही ऊपर आई है, तो ये एनर्जी लॉस हो गया। और एज्यूमिंग दैट 40% ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी लॉस, तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ है उसका सिर्फ 40% अगर हम ले थर्मल एनर्जी में चला जाता है। सो 40% ऑफ दिस विल एम सी डेल्टा थीटा। सो कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा कैलकुलेट करना है, एम कैंसल, डेल्टा थीटा को मैं सब्जेक्ट बना दूं 40, तो 4 5 20, 2/10 इंटू जी का भी 10, जी की वैल्यू भी 10 दी हुई है, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 800, 0 0 कैंसल, 1/400, so 0.25 into 10 to the power -2, so 0.0025 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर राइज होना चाहिए। 2.5 इंटू, हाँ करेक्ट जवाब है इतना। केल्विन कह दो या सेंटीग्रेड कह दो, क्योंकि डिफरेंस है तो दोनों सेम ही रहता है, इतना टेम्परेचर राइज होगा। फिर बार ऑफ द लेंथ 75 सेंटीमीटर, बार ऑफ द स्टील ऑफ लेंथ 125 सेंटीमीटर, तो एक बार है और दूसरा बार है, ये बार 75 सेंटीमीटर का है और ये बार 125 सेंटीमीटर का है, ये कॉपर का है और ये स्टील का है, आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, are joined together end to end, both are of circular cross section with the diameter 2 सेंटीमीटर, दोनों का एरिया सेम ही है वो मान के चलो। द फ्री एंड ऑफ द कॉपर, ये वाला एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और स्टील का एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द बार्स आर थर्मल इंसुलेटेड, मतलब यहां से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर स्टील जंक्शन, एक तो ये ढूंढना है। what is the amount of the heat transmitted per unit time across the junction, so heat transmitted across the junction per unit time वो भी ढूंढना है। तो यहाँ पर स्टार्ट कुछ ऐसे करेंगे कि हीट करंट जो है कॉपर का विल बी इक्वल टू द हीट करंट ऑफ स्टील, क्योंकि यहाँ से आएगा, दोनों ऐड ही होना, दोनों मिलने ही वाले हैं यहाँ पर हीट करंट्स, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है तो दोनों का हीट फ्लो सेम ही होगा। इसको यूज करके स्टार्ट करें तो dQ/dt का फॉर्मूला क्या है, के कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम ही है, dQ/dt के ए dx, इसका 75 सेंटीमीटर है, और dt टेम्परेचर डिफरेंस, तो T माइनस टेम्परेचर न्यूमरेटर में आता है, सो T माइनस 100 माइनस T अपॉन dx 75 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ आएगा के स्टील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही है, T माइनस 0 अपॉन इसकी लेंथ 125 है, ए कैंसल। क्या थर्मल कंडक्टिविटीज दी हुई है, हाँ दी हुई है। कॉपर की है 386 जूल्स पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 माइनस टी अपॉन 75 दूसरी तरफ आएगा
स्टील की दी हुई है 46 टी अपॉन 125, ये कैंसलेशन होगा फाइजा। न्यूमरेटर में कोई 2 से जाएगा तो चलो कर ही देते हैं, कट हो रहा है तो 193 आया। अब कुछ कट हुआ, अब कुछ कट नहीं हो रहा है। सो 193 इंटू 100 00 माइनस 193t इंटू 5 23 इंटू 3 इंटू टी। ढंग से चेक कर लो, मल्टीप्लीकेशंस गलत नहीं होने चाहिए। 96500 अपॉन 965 को 69 से ऐड करना होगा। 1034 इज इक्वल्स टू टी। कैलकुलेटर का यूज करें हम। 96500 डिवाइडेड बाय 1034, 93.32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है टेम्परेचर, सही जवाब है। और फिर क्या पूछा है, ये जंक्शन का टेम्परेचर मिल गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब हीट करंट हमको ढूंढना है ना। अब हीट करंट हमको ढूंढना है तो क्या लोगे हीट करंट? बोलो कैसे करोगे? अब ये देखकर हमको ये तो सिंपल पता चल ही रहा है, हीट करंट हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, है ना। तो हीट करंट हम कैलकुलेट करेंगे स्टील में। अक्रॉस द जंक्शन बोला हुआ है, देखो अक्रॉस द जंक्शन मतलब जंक्शन के बाद में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम अक्रॉस द जंक्शन, मतलब यहां से हीट कितनी ट्रांसमिट हुई है यहाँ पर, वो ढूंढने को कहा है। सो के स्टील यूज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डी एक्स बाई डी टी, राइट। सो के स्टील दिया हुआ है हमको, हाँ कितना है 46, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब यूज आएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ पर भी 4 ही आएगा, डायरेक्टली एरिया कर दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर। डी एक्स पता है मुझे 125 और डी टी पता है मुझको, कितना आया था टी 93 माइनस 0, तो इसको 93.32, कैलकुलेटर से करने वाले हो तो ऐसे लो, राइट। अब 46 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 125, 7220 डिवाइडेड बाय 93.32 to 10⁻⁻⁴ divided by 93.32, 773.89 इंटू 10⁻⁻⁴ से हो जाएगा 0.0773 जूल्स पर सेकेंड, इतना हीट करंट फ्लो होगा। पर ये गलत आ रहा है, गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये जल्दबाजी में डायरेक्टली इसका डायमीटर ही ले लिया, तो डायमीटर नहीं लेना है हमको, डायमीटर नहीं लेना चाहिए था, हमको लेना है उसका रेडियस। तो रेडियस आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा। अब करते हैं 46 इंटू 3.14 इंटू 125, 18055 डिवाइडेड बाय 93.32, सो 18055 डिवाइडेड बाय
193.47 अभी भी गलत आ रहा है, ये फॉर्मूला भी गलत ही लिखा है, dt/dx आएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, इसको कहते हैं जल्दबाजी में की हुई मिस्टेक। के स्टील दिया हुआ है हमको, हाँ 46, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई, रेडियस 1, 10⁻⁻⁴, dt 93, और वो कितना है 125 सेंटीमीटर है ना, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। अब करो 46 इंटू 3.14 इंटू 93, 1343.92 divided by 1.25 into 10⁻⁴ divided by 1.25, 107646.33 into 10⁻⁴। सो ये हो जाएगा 1.07 जूल्स पर सेकेंड, ये आएगा हीट करंट, राइट। फिर नेक्स्ट, 3 rods of the material X and 3 rods of the material Y are connected as shown in the figure. All the rods are of identical length. लिख दो सबकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। द एंड A is maintained at 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द जंक्शन E, ये वाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन B, C और D। सो ये B का टेम्परेचर लेट से मैं B लिख देता हूँ, C का टेम्परेचर लेट से C है और D का टेम्परेचर लेट से D है, राइट। सो यहाँ पर कौन सा हीट करंट का फॉर्मूला, सो फॉर जंक्शन B के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा, जंक्शन बी में यहां से हीट आएगी और यहां जाएगी, है ना। सो dq/dt जो A से B आने वाली है, चलो डायरेक्टली लिख ही देते हैं। dq/dt का फॉर्मूला क्या है, ky एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम है तो दोनों साइड से कैंसिल होने वाले हैं। तो KA dt कितना आ जाएगा 60 माइनस B, है ना, 60 माइनस B इज इक्वल्स टू यहां जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, ये X वाला मटेरियल है तो KX, राइट, B माइनस C कंपेयर टू C, B वाला हायर टेम्परेचर पे होगा तो हम B माइनस C लेंगे और प्लस KY B माइनस D। KY की वैल्यू दी हुई है हमको, X की है 0.92 और Y की है 0.46, तो Y की वैल्यू 0.46, 60 माइनस B इज इक्वल्स टू X की वैल्यू 0.92, B माइनस C, KY की वैल्यू 0.46, B माइनस D, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 46 क्योंकि 46 2 सा 92 होता है तो 60 माइनस B हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स B माइनस C प्लस B माइनस D, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करें तो 60 को एक ही साइड रहने दो, B को मैं दूसरी साइड पे भेज दूं तो 2B प्लस B 3B, 4B माइनस 2C
और माइनस डी, ये एक इक्वेशन मिला मुझे नंबर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं जंक्शन सी के लिए। तो जंक्शन सी के लिए मैं लिखूं तो यहां से हीट आने वाली है जंक्शन सी पे, यहां पे भी जाने वाली है, यहां पे भी जाने वाली है ना। तो के एक्स डी टी, डी टी में क्या लिखूंगा मैं, सी माइनस बी या बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी वाला हायर टेम्परेचर पे होगा रिस्पेक्टिवली। तो बी माइनस सी, इसीलिए बी से सी की तरफ जा रहा है ना, तो बी ही हायर टेम्परेचर पे है। तो ये हीट आई और ये हीट यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगी, और ये वाला पार्ट भी के एक्स ही है, के एक्स सी माइनस डी प्लस के एक्स सी माइनस ई। के एक्स सब जगह से कैंसल, के एक्स सब जगह से कैंसल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, ई का टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है, ई का टेम्परेचर है 10, तो वहां पर 10 ही लिख दो, है ना। के एक्स कैंसल करके अब रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी प्लस सी माइनस 10। 10 को इस तरफ ले लो तो सी प्लस सी 2c, और ये भी इस तरफ जाएगा तो 3c। पहले बी को लिखते हैं, माइनस बी प्लस 3c माइनस डी, ये इक्वेशन नंबर 2 आया। फिर फिर डी के लिए लिखेंगे तो डी से हीट इधर आएगी, इधर और इधर जाएगी, है ना। सो डी के लिए लिखे हम तो के वाई से हीट आएगी, और बी रिलेटिवली हायर टेम्परेचर होगा क्योंकि बी से डी की तरफ आ रहा है, डी से सी की तरफ जा रहा है ना। सो डी से सी की तरफ अगर जा रहा है वो, सो डी माइनस सी लिखेंगे। अब ये दोनों ही आमने सामने है तो डी माइनस सी ही लिखेंगे, के एक्स डी माइनस सी प्लस के वाई डी माइनस ई। चेक कर लो इस इक्वेशन को, सही लिखा है। और ई की तो टेम्परेचर 10 दिया हुआ है तो वो लिख देना है। के वाई हट जाएगा, के एक्स की जगह पे 2 टाइम्स आएगा, सो 2d माइनस 2c प्लस डी माइनस 10 को इस तरफ भेज दो, पहले बी को लिख दो, फिर 2d 3d 4d माइनस 2c, ये थर्ड इक्वेशन आया, माइनस 2c प्लस 4d। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको बी सी और डी ही ढूंढना है, क्योंकि टेम्परेचर्स ऑफ द बी सी और डी सारे सीक्वेंस में ही लिखे हैं। अब ये 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन और 3 अननोन वेरिएबल हो तब यूजिंग 1 एंड 2, पहले 1 और 2 यूज करो, फिर 1 और 3 यूज करो। 1 एंड 2, 1 क्या है, ये रहा, और इन दोनों में से कुछ कट हो सकता है, हाँ डी कट हो सकता है तो कर दो, 1 लिख दिया मैंने, ये 60 इज इक्वल्स टू 4b माइनस 2c माइनस डी, 10 इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस 3c माइनस डी, माइनस प्लस माइनस प्लस, सो 50 इज इक्वल्स टू 5b माइनस 5c। सो ये मुझे मिलेगा b माइनस सी इज इक्वल्स टू 10। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, 3 तक तो थे ही हमारे पास, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है ना। 1 एंड 2 यूज किया था, अब मैं यूज करूंगा 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 को भी यूज करके देखो, डी को एलिमिनेट करो, 1 और 3 को यूज करके हम डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 16b 8c माइनस 4d
तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया मैंने, और 3 लिखना था ना, तो 3 एज इट इज लिख दो। 10 इज इक्वल्स टू -b माइनस 2c प्लस 4d। ऐड करना है 250 15b माइनस 10c, 5 कॉमन निकल जाएगा तो 50 3b माइनस 2c। ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। अब 4 और 5 को यूज करके, यूजिंग 4 एंड 5 बहुत आराम से करना है। कोई भी सिली मिस्टेक इतना सारा वर्किंग बिगाड़ सकती है। सो b की जगह पे मैं 10 प्लस c लिख सकता हूं। सो b की जगह पे मैं 10 प्लस c लिख सकता हूं, -2c। 50 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 3c माइनस 2c। c आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सही जवाब। अब c 20 डिग्री है तो b भी मिल जाएगा मुझे। 10 प्लस c 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा b, है ना। और तीसरा वाला कौन सा, d बच गया ना। तो d को ढूंढने के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, यूजिंग 2। तो 10 इज इक्वल्स टू -30 प्लस c की वैल्यू थी 20 यानी 60 और माइनस d बच गया है। c मिल गया, b मिल गया, d बच गया है। तो 10 इज इक्वल्स टू 30 माइनस d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों के टेम्परेचर्स मिल गए, है ना। सो क्वेश्चन सिंपल सा था, इक्वेशंस काफी सारी थे, सॉल्व किए। होप सो बढ़िया समझ में आया। नेक्स्ट बाय बाय। अगला चैप्टर हम लेने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स, राइट। ये चैप्टर ढंग से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर कभी एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड अपलोड होंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।